बंबई के लैंसडाउन रोड पर स्थित एक उत्तर विक्टोरियन बंगले के आलीशान सुसज्जित लाउंज में श्रीमती बनर्जी अपने महिला मेहमानों को पुरुषों के बीच इधर उधर बिठा रही थी। रोम में पूर्व राजदूत की पत्नी होने के नाते वह अक्सर अपने देशवासियों, राजनयिकों, आने वाले गणमान्य व्यक्तियों और आकस्मिक पर्यटकों के लिए आश्चर्यों से भरी टोकरी खोल सकती थी। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार उनकी अचूक तीक्ष्णता ने उन्हें लोगों की जोड़ियां बनाने की कला में दक्ष बना दिया था। मुझे उनके हलकों में घूमने और बातें सुनने में हमेशा मजा आता था। आज शाम उन्होंने एक कला प्रेमी युवक को एक भड़कीली महिला के बगल में बिठाया था, जबकि एक शांत वालरस जैसी मूंछों वाले उद्योगपति ने खुद को एक आयकर अधिकारी की पत्नी के साथ फंसा हुआ पाया। मिस्टर बेंद्रे, यहां आपके लिए कोई है। श्रीमती बनर्जी ने एक सख्त जबड़े वाली डैनिश महिला का परिचय एक खादीदारी स्टील टाइकून से कराते हुए कहा। मिस फ्लेमिंग मखमल जैसी सहजता के साथ आपकी बोर्ड मीटिंगों की अध्यक्षता कर सकती है। उन्होंने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा। फिर एक अकेले गंजे प्राणी की ओर मुड़ते हुए, क्या आप मिस गोरिंग से मिले हैं, जो अभी अभी जापान से लौटी हैं? गुड़ियों के बारे में सब कुछ जानती है, जीवित और मृत दोनों, जाहिर है। मैं मिस गोरिंग को उस गोल सिर वाले व्यक्ति से बचाने ही वाला था कि तभी राजेश पटनायक अपनी बाहों में एक युवा और चमकती हुई चीज लिए अंदर आए। तो यह वह था जिसे उसने फ्रांस से आयात किया था। हालांकि जिस व्यापार मिशन का उसने नेतृत्व किया था वह निर्यात बढ़ाने में बुरी तरह विफल रहा था। हालांकि मैं वाणिज्य विभाग में उसका डिप्टी था, लेकिन विदेश से लौटने के बाद से मेरी उससे कार्यालय में केवल एक आकस्मिक मुलाकात हुई थी। वह अपने दैनिक कार्य को एक विजयी हनीमून लुक के साथ निपटाता था, जो ऐसा लगता था जैसे कह रहा हो, लगे रहो लड़कों, मैं 1 महीने या उसके बाद तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इस बेशर्म घमंड ने हम सभी को चिढ़ा दिया था। बेहद शालीनता के साथ उसने अपनी पत्नी को एक युवक से बात करते हुए छोड़ दिया। नहीं, वह एक ईर्ष्यालु भारतीय पति की तरह व्यवहार नहीं करेगा जो अपनी पत्नी से चिपका रहे, और सीधे बार की ओर चला गया ताकि अपने लिए एक डबल स्कॉच ले सके। यह निश्चित रूप से एक नया राजेश था और मैं उसे करीब से देखने से खुद को रोक नहीं सका। अब सभी की निगाहें युवा श्रीमती पटनायक पर टिकी थीं, जो ताजा हरे चरागाहों पर फुदकते हुए हिरण के बच्चे की तरह उत्साहपूर्वक चारों ओर देख रही थी। वह अपनी मिनी स्कर्ट में इधर उधर घूम रही थी, जिससे उनके कूल्हों का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। भारत में यह मेरी पहली पार्टी है, मैंने उन्हें एक बूढ़ी भारतीय महिला से कहते सुना, जिसने संभवतः पूरी मानवता को बचाने के लिए उन्हें एक कोने में घेर लिया था। लेकिन उद्यमी कला प्रेमी युवक ने अब अपनी साथी को छोड़ते हुए उन पर धावा बोल दिया। आपको भारत कैसा लगा? उसने शुरुआत की। शानदार, भव्य, त्रे मैनिफिक। उन्होंने एक मोहक और तरल सहजता के साथ अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं करीब गया, बातचीत में शामिल होने का इशारा करते हुए। इसने उस युवक को थोड़ा घबरा दिया जो स्पष्ट रूप से उन पर एकाधिकार करने की योजना बना रहा था। लेकिन आपको विशेष रूप से इस देश के बारे में क्या पसंद है? उसने मुझे खोने के डर से मूर्खतापूर्ण ढंग से जोर दिया। तू ले सोच, यहां सब कुछ आकर्षक है। आपके पुरुषों की आंखें कितनी बड़ी और भूरी हैं, और आपकी महिलाएं, ओह, वे बहुत सुंदर हैं, त्रे जंतील, और बहुत पालतू भी, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। ऐसी विनम्र छोटी चिड़िया हूं जो केवल सोफे पर बिठाने के लिए बनी है जब तक कि वे मोटी न हो जाएं और कुम्हला ना जाएं। मैंने जानबूझकर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ तीखा कहा था। मेरे आक्रामक रुख से थोड़ा सहम कर वह युवक भाग खड़ा हुआ। अब मेरे भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ी। मुझे उन सभी अपमानों का बदला लेने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जो राजेश ने वर्षों से मुझ पर फेंके थे। कोणार्क और खजुराहो गई हैं? मैंने उनसे पूछा। मैं भारत में केवल 1 सप्ताह से हूं। बंबई ही वह सब है जिसे मैं जानती हूं, लेकिन मेरे पति ने मुझे इन जगहों पर ले जाने का वादा किया है। अब उन्होंने किसी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन मैं राजेश को अपनी व्हिस्की के साथ
स्थिर होते देख सकता था। उसने अब तक मुझे नोटिस नहीं किया था, भगवान का शुक्र है। लेकिन आपको अपने हनीमून के लिए वहां जाना चाहिए था। प्यार के लिए एकदम सही जगह है। आप जानती हैं, मैंने एक बार वहां के गाइड को रिश्वत दी थी ताकि मैं रात भर रुक सकूं। अपने हनीमून पर? नहीं नहीं, वह सिर्फ एक दोस्त थी। मैं हंसा। मैं अभी भी अविवाहित हूं, हल्का सफर कर रहा हूं। और फिर उनके हाथों की ओर देखते हुए मैंने कहा, सुंदर कंगन, आप इंद्रधनुष के रंगों से बुनी हुई लगती है। मैं जानता था कि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन समय मेरे खिलाफ था। मर्सी, उन्होंने अपनी पेंसिल से बनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। उनके होंठ एक मुस्कान में कांप गए, जिससे कामुक सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानती। महाशय, उन्होंने जोड़ा, नाम की परवाह मत कीजिए, शायद मेरा कोई नाम ही नहीं है। आपका क्या मतलब है? मैं एक तितली के कोश की तरह खुल रहा हूं, बस इसी क्षण आपसे इस तरह मिलकर। इसलिए मुझे किसी भी नाम से बुलाइए। सिल्वू प्ले, कृपया। ठीक है, चलिए आपको यूजीन बुलाते हैं, उन्होंने काफी नखरे के साथ उत्तर दिया। मेरी चुलबुली जिंदादिली ने स्पष्ट रूप से उन्हें भी पकड़ लिया था। ठीक है कोलेट, लेकिन यह मेरा नाम नहीं है। यूजीन मेरा नहीं है। आप बहुत रोमांटिक व्यक्ति लगते हैं, और आप अरेबियन नाइट्स की कोई हूर लगती है। मैंने बात जारी रखी, लेकिन हम मुश्किल से मिले हैं। मैं एक सच्चा ओरिएंटल, प्राच्य अंतर्ज्ञानी हूं। मेरे लिए एक क्षण अनंत काल हो सकता है। घड़ी के समय के अनुसार कभी नहीं जिया, केवल लाड्यूरेस के अनुसार। दर्शन शास्त्र में मेरे स्नातक पाठ्यक्रम के छोटे छोटे अंश काफी काम आए, और मैंने वह सब उन पर उंडेल दिया। हम अपनी बातचीत में इतने तल्लीन थे कि किसी और ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की। राजेश, मेरी आंखों ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब एक मोटी पारसी महिला से बात कर रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए मैं अपनी कोलेट को धीरे से लॉन में ले गया और बिना किसी पूर्व भूमिका के उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। इससे पहले कि मैं अगला कदम उठा पाता, उनके होंठ पहले से ही मेरे मुंह पर दबे हुए थे। बेबाक पेरिसवासी, कल रात मिलेंगे 2 बजे। मुझे आगे बढ़ने का काफी साहस महसूस हुआ। लेकिन कहां? तुम्हारे घर पर। इसने उन्हें थोड़ा चौंका दिया। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहां रहती हूं। मेरा असली नाम भी नहीं। एक सच्चा साधक हमेशा बिना किसी सहायता के अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। ला फिलॉसफी द इंडे, भारत का दर्शन। वह मुस्कुराई। हां, लेकिन यह असंभव है। कल रात की यह मुलाकात फैंटास्टिक। अंतिम शब्द पर उनके निश्चित मोड़ के बावजूद मैं जानता था कि वह मेरा चारा निगलने ही वाली है। मैंने कहा, कल्पना और वास्तविकता के बीच हमेशा एक बारीक सीमा होती है। ठीक है, मैं हार मानती हूं, मेरे आकर्षक भारतीय दार्शनिक। तो कल रात 2 बजे मैं तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार करूंगा। तुम जहां भी रहती हो, और तुम मुझसे मिलने बाहर आओगी। मैंने उनके चेहरे पर अपनी स्थिर, बिना पलक झपकाए नजरें टिका दी। तुम मुझे सम्मोहित कर रहे हो, लेकिन अब कोई लेकिन नहीं। माँ चेरी, मेरी प्यारी। और फिर तेजी से मुड़ते हुए मैंने कहा, हमें पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। श्रीमती बनर्जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? वह बहुत संदिग्ध स्वभाव की है। जैसे ही मैं उन्हें वापस लाउंज में ले गया, सामाजिक बकवास का शोर हम पर हावी हो गया। बिना प्यार वाले प्राणी, इनमें से अधिकांश यही हैं। मैं बुदबुदाया। शराब पीना और अफवाहें फैलाना, यही उनके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। और उन्हें भीड़ में छोड़कर मैं फुर्ती से बाहर निकल गया। राजेश वापस बार पर था, अब अपनी विस्की के नशे में लगभग लड़खड़ा रहा था। मैं तुम्हें देख लूंगा बॉस, मैंने मन ही मन कहा। और फिर एक अत्यंत रोमांचक शाम के लिए मेजबान को प्रचुर धन्यवाद देते हुए मैं घर से बाहर खिसक गया। मुझे राजेश का घर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जहां मैं कई बार अर्ध सरकारी काम से गया था। यह गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 200 गज की दूरी पर एक फ्लैट था। मैंने अपनी कार कोने में पार्क की और ठीक 2 बजे दरवाजे पर पहुंच गया। दूसरी मंजिल के एक कमरे की लाइट जल रही थी। खिड़की से एक हाथ हिला। कुछ मिनट बाद
मुख्य सड़क का दरवाजा खुला। वहां मेरी कोलेट अपनी बेडरूम स्लीपर में खड़ी थी। तुम वाकई बहुत साहसी हो, लेकिन कृपया चले जाओ, यह बहुत खतरनाक है। उनके चेहरे पर घबराहट की पीलापन की एक लहर दौड़ गई। खतरनाक तरीके से जीना ही एकमात्र तरीका है? नहीं, कृपया, मैं बहुत डरी हुई हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे खुले दरवाजे से अंदर चला गया और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही वह मेरे पीछे आई, मैंने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और उनके कानों में फुसफुसाया, अगर तुम मुझे अपने घर से बाहर निकालोगी तो मैं चिल्लाऊंगा और हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। सीढ़ियों के छोटे से रास्ते पर मैंने उनके होंठों को थाम लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, मैंने उन्हें शांत करने के लिए दोहराया। जैसे ही हम बेडरूम के पास से चुपके से गुजरे, मुझे अपने डबल गद्दे पर खर्राटे लेते राजेश की एक झलक मिली। अगर मेरे पति इसी पल जाग गए तो सब खत्म हो जाएगा। खर्राटे लेने वाला आदमी दुनिया के लिए मर चुका होता है, मैंने आश्वस्त करते हुए फुसफुसाया और फिर से उनके होठों को एक उत्साही चुंबन में भर लिया। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई, जिसे मैं जानता था कि राजेश अक्सर अपने गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल करता था। वहां हम बिस्तर पर प्यार की गर्मी और उत्साह में लिपटे हुए लेट गए। बाहर बंबई का विशाल शहर शांत पड़ा था, एक विशाल लाश की तरह जिसका सारा जुनून खत्म हो चुका हो। इस हल्की सर्दी की रात की शांत स्थिरता केवल राजेश के निरंतर खर्राटों से टूट रही थी, जिन्होंने अब अपना एक अजीब लयबद्ध सुर पकड़ लिया था। एक चक्रीय आरोह, जिसके बाद धीरे धीरे मंद सुर और बीच बीच में एक स्वर गायब। हम लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे, जब अचानक खर्राटे बंद हो गए। क्या यह उन गायब स्वरों में से एक था? मैंने सोचा, लेकिन इससे पहले कि मैं रहस्य को सुलझा पाता, काले नाइट गाउन में एक लंबी आकृति दरवाजे पर खतरनाक तरीके से उभर आई। और फिर एक गरज, कमीने इंसान, इस वक्त मेरे घर में घुस आए। राजेश का बायां हाथ घबराहट में अपने गाउन की डोरी खींच रहा था। मैं झपट कर खड़ा हो गया, लेकिन मैं डरा नहीं था। मैं उसे लंबे समय से एक मामूली दबंग के रूप में जानता था, इसलिए उसके धमकी भरे रुख से डरने की जरूरत नहीं थी। मैं कल ऑफिस में तुमसे निपटूंगा, बाहर निकलो, वह नपुंसक गुस्से में चिल्लाया। उनकी पत्नी के चेहरे पर और विस्मय का भाव उभरा। उन्होंने मुझ पर एक खोजी नजर डाली। मैं कौन था? लेकिन बिना एक शब्द कहे मैंने अपना जैकेट और टाई उठाई और बाहर निकल गया। राजेश अगले दिन ऑफिस नहीं आया और ना ही उसके अगले दिन। हालांकि मैंने खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर लिया था। चौथे दिन मुझे दिल्ली के स्थानांतरण ट्रांसफर के आदेश मिले। मुझे जाने के लिए केवल 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया था। तो ये उसका मुझे अपने रास्ते से हटाने का तरीका था। उसका अगला कदम क्या होगा? अगले कुछ दिनों के दौरान कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी पैकिंग में व्यस्त हो गया। 5वें दिन मुझे मेल बॉक्स में एक पत्र मिला, एक गुलाबी सुगंधित लिफाफा। यह कोलेट का एक रहस्यमय नोट था, या क्या अब मैं उन्हें मैडलिन कहूं? प्रिय यूजीन, रविंदर, तुम दिन के दौरान हो सकते हो, लेकिन तुम रात में हमेशा मेरे यूजीन रहोगे। मैं हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे और राजेश के लिए और समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ खत्म होगा। वैसे अब मैं ताज होटल में शिफ्ट हो गई हूं। प्यार, तुम्हारी कोलेट। मैं इस पत्र के इरादे को पूरी तरह समझ नहीं सका। बेशक मुझे चारों ओर तैर रही अफवाहों से आसन्न तलाक के बारे में पता चल गया था, लेकिन सौभाग्य से कोई भी मुझे किसी भी तरह से इससे जोड़ता हुआ नहीं लग रहा था। क्या राजेश ने मुझे अपना बराबर का प्रतिद्वंदी स्वीकार करना बहुत अपमानजनक समझा था? और मैडलिन अब मेरे बारे में क्या सोचती थी? एक शातिर खिलाड़ी
भारतीय डॉन जुआन? और क्या वो मुझसे ताज में मिलने की उम्मीद कर रही थीं? कायरता के बजाय समझदारी दिखाते हुए मैंने उस झमेले से दूर रहने का फैसला किया जो मैंने पैदा किया था। इसलिए मैंने बंबई छोड़ दिया, चुपचाप। दिल्ली में मैं एक उपनगरीय कॉलोनी में रहने की जगह ढूंढने में कामयाब रहा, केंद्रीय सचिवालय से मीलों दूर। जल्द ही मैंने अपने नए परिवेश में साथ ढूंढना शुरू कर दिया। एक रात मैं देर रात की मूवी देखकर घर लौटा और बिस्तर पर गिर गया, थोड़ा थका हुआ और अकेला। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया होगा कि अचानक डोरबेल बजी। मैं डर के मारे उछल पड़ा और लाइटें जला दी। रात के 2 बजे थे। कौन हो सकता है? अखबार राजधानी में अपराध की घटनाओं को उजागर कर रहे थे। आधी रात की चोरियां, हत्याएं, सड़क किनारे लूटपाट और बलात्कार। इसलिए दरवाजा खोलने से पहले मैंने खिड़की से बाहर झांकना समझदारी समझा। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां फुटपाथ पर मैडलिन खड़ी थीं, जो टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे रही थीं। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। जैसे ही मैंने उन्हें अंदर लिया, मैंने कहा, इस असमय वक्त पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक तरीके से जीना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उत्तर दिया। लेकिन तुम्हें मेरी जगह कैसे मिली? एक सच्चा साधक हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। और फिर मुझे अपनी बाहों में भरते हुए वो एक गहरी कामुक आवाज में बोली, लेकिन क्या हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं मेरे प्यार? मैं कल सुबह एयर फ्रांस से घर वापस जा रही हूं। सब खत्म हो गया है। उनके चेहरे पर अब तीव्र पीड़ा के भाव थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं बहुत द्रवित महसूस कर रहा था और अपनी हद पार करने के लिए थोड़ा दोषी भी। मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम सच में करते हो? उन्होंने अपनी नम पलकों के बीच से मुझे देखा। तो फिर तुम मेरे साथ फ्रांस क्यों नहीं चलते? हम बिना काम के भी साथ रह सकते हैं। मेरे पिता तेल के व्यवसाय में हैं और मैं उनकी इकलौती संतान हूं। मैं चलना तो चाहता हूं, लेकिन मैं शब्दों के लिए लड़खड़ा गया। ठीक है फिर, उन्होंने कुछ हद तक सहनशीलता के साथ कहा। अगली सुबह हवाई अड्डे पर वो एक बच्चे की तरह मुझसे चिपक गईं, असहाय और त्यागी हुई। अब मैं कह सकती हूं कि मेरे जीवन में भी मेरा एक छोटा सा रोमांच था। कृपया मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैंने कहा। तुम्हें पता है कि मैं इस समय कितना बुरा महसूस कर रहा हूं? मैं ही दोषी हूं, पूरी तरह से। नहीं नहीं, कृपया ऐसा कभी मत कहना। जल्द ही उन्हें सीमा शुल्क, कस्टम और आव्रजन इमिग्रेशन चौकियों से गुजरने के लिए बुलाया गया और मैं आगंतुक गैलरी, विजिटर्स गैलरी की ओर चला गया। कुछ मिनट बाद वो दूसरे छोर पर उभरीं और मैंने उन्हें विमान की सीढ़ियों, गैंगवे की ओर बढ़ते देखा। उनका बैग उनके कंधों पर बंधा हुआ था। और फिर अचानक वो मुझे देखने के लिए रुकी। यूजीन, JWM, मैं तुमसे प्यार करती हूं। वो लगभग चिल्लाईं और मेरी ओर उत्साह से हाथ हिलाया। जंबो ड्रैगन